Hello everyone, welcome back in your own channel, that is Net Chemistry. So I am with you again in the continuous series of what? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो लास्ट के जो 3 लेक्चर हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के, वहाँ हम ये पता लगा पाए थे कि जो प्रोटॉन होता है वो तो NMR एक्टिव में टेकिंग पार्ट करेगा बिकॉज ऑफ इट इज़ चार्ज पार्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होते हुए भी NMR एक्टिव क्यों होता है, ठीक है ना, या NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में टेक पार्ट क्यों करता है। मैंने लास्ट लेक्चर में ये मैंने बता दिया था। आज एक रहस्य से हम पर्दा हटाने वाले हैं कि कौन से जो न्यूक्लाई होंगे वो NMR एक्टिव होंगे और कौन से न्यूक्लियर NMR एक्टिव नहीं होंगे। मतलब जैसे कि उदाहरण के तौर पे बात करें कि पूरी पीरियोडिक टेबल है तो क्या सारे पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स जो होंगे NMR एक्टिव होंगे या नहीं होंगे, या कौन होंगे कौन नहीं होंगे, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू शेयर वन इम्पोर्टेंट न्यूज़ फॉर यू कि मैंने फेसबुक पेज भी, मैंने का मतलब हमारी टीम ने फेसबुक पेज भी एक ओपन किया है, दैट इज़ नेट केमिस्ट्री। यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख लें इसका लोगो। यू कैन ज्वाइन दैट पेज एंड टेकिंग पार्ट इन मोर एंड मोर डिस्कशन अबाउट द इमर्जिंग टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो आई होप कि आप आएंगे फटाफट और उसको ज्वाइन करेंगे। काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर वो प्रोपोगेशन हो रहा है, पॉपुलेशन वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप आएँ वहाँ पर, मज़ा आएगा काफ़ी, ठीक है। तो बात करते हैं कि कौन से न्यूक्लियर NMR एक्टिव होंगे और कौन से न्यूक्लियर NMR एक्टिव नहीं होंगे। तो अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने ये सीखा कि जो एक न्यूक्लाई होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, वो मान लो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो जो आपका थंब होगा इस प्रकार से रोटेशन होता है, ठीक है ना। तो जो थंब होगा, थंब क्या होता है आपका? N होता है, और जो आपका नीचे का पोल होगा वो क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक टाइनी बार मैग्नेट, ठीक है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट अ न्यूक्लाई जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन भी घूम रहा है, न्यूट्रॉन भी घूम रहा है, और उन दोनों के सम के कारण क्या है, सपोज एक न्यूक्लाई की बात करें तो न्यूक्लाई क्या है आपका? रोटेशन दे रहा है, और बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इट विल बिहेव एज अ टाइनी बार मैग्नेट, ठीक है ना, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं एक मैग्नेटिक फील्ड और लगाने वाला हूँ, एक मैग्नेट के ऊपर, टाइनी बार मैग्नेट के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड में लगाने वाला हूं। लेकिन लगाने के पहले अगर मैं बहुत ध्यान से इसको देखता हूं तो ये कहीं भी रोटेशन करता है, कहीं भी रोटेशन करता है। कहने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर एक पेन भी रख रखा है समझाने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये कहीं भी रोटेशन कर सकता है। ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेशन, आपके डायरेक्शन में रोटेशन कर सकता है, मेरी डायरेक्शन में रोटेशन कर सकता है, इधर कर सकता है रोटेशन, इधर कर सकता है रोटेशन, कहीं भी ये क्या कर सकता है? रोटेशन कर सकता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए 1000, 2000, 3000 न्यूक्लाई हैं, तो सारे के सारे जो है वो किसी भी एनर्जी स्टेट में मतलब किसी भी डायरेक्शन में रोटेशन कर रहे हैं, किसी भी ओरिएंटेशन में रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो रोटेशन होता है दैट इज कॉल्ड डीजनरेट, ठीक है, वो डीजनरेट है। अब इसको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। जनरेट करने के लिए क्या करेंगे हम? इसके रोटेशन को क्या है, ये जो तितर बितर रोटेशन कर रहे हैं इनके रोटेशन को हम फिक्स कर देंगे बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन द एडिशन ऑफ इन द एक्सपोजर ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या होने वाला है देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने क्या करा, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, सपोज ये N और S है, तो ये N क्या करेगा? इस S को अट्रैक्ट करेगा ना, और ये S क्या करेगा? इस N को अट्रैक्ट करेगा। तो आपकी जो कंडीशन होगी वो कंडीशन कैसी हो जाएगी स्टूडेंट्स? कंडीशन आपकी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को मिक्स मत कर देना ओरिएंटेशन के साथ। क्या मतलब? मतलब ये है कि दिस इज सपोज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है ना, और ये N है और ये S है। ये एंटी क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, ये N हो गया और ये S हो गया। तो आपके जो N और S है मतलब वही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ते थे ना 11th में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या उसको बात करें तो ओरिएंटेशन को जो शो करता है, तो ओरिएंटेशन इसका क्या रहेगा? ओरिएंटेशन इसका एक डेफिनाइट डायरेक्शन में हो जाएगा, लेकिन इसका जो रोटेशन है वो तो एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेशन रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्रॉस क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। कहीं भी कोई भी आप कंफ्यूज कर सकता है तो आप कंफ्यूज
मत होइएगा और अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप करिए, ठीक है। अदरवाइज किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो क्लॉकवाइज रोटेशन है वो क्या एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा क्या कन्वर्ट, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैंने कन्फ्यूज़न आपको वहाँ पर क्रिएट ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है रोक के, ठीक है। ये एक बात होती है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कि ये जो ओरिएंटेशन है ये क्या डेफिनेट मतलब कि ये 100% यही ओरिएंटेशन पॉसिबल है क्या, कि इसके अलावा और भी कोई ओरिएंटेशन पॉसिबल है। और भी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एन इधर हो जाए और एस इधर हो जाए। आपका आंसर होगा नहीं। अगर आप पहली बार एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो आपका आंसर नहीं होगा। जिन लोगों ने पढ़ी है उनकी बात अलग है। तो अगर मैं इसका ओरिएंटेशन ऐसा कर दूं तो आप बोलोगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एन को तो एन रिपेल करेगा। डायग्राम बना के बता रहा हूँ। बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत मजबूती से पढ़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ओरिएंटेशन इसका ऐसा नहीं हो सकता था क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो ये एन को एन रिपेल करेगा, एस को एस रिपेल करेगा। तो आपका आंसर डेफिनेटली जो है, अगर बेसिक लेवल की बात करें या आपने कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी कहीं पर, तो डेफिनेटली आपका आंसर नो ही होगा और होना भी चाहिए। लेकिन है ना, मैं आपको बता दूं कि ये ओरिएंटेशन भी पॉसिबल है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये ओरिएंटेशन भी पॉसिबल है। अब आप बात करेंगे कैसे पॉसिबल है, तो कैसे पॉसिबल है ये तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि ये जो आपकी एनर्जी स्टेट है, दिस इज कॉल्ड लो एनर्जी स्टेट बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस इज कॉल्ड हाई एनर्जी स्टेट बिकॉज ऑफ रिपल्शन, ठीक है ना। और ये एनर्जी स्टेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बट फॉर एनी ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। ये फ्लिपिंग ऑफ स्पिनिंग तो एनएमआर में होगी, ठीक है, लेकिन मैं रोटेशनल की बात करूं, वाइब्रेशनल की बात करूं, मतलब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूं या किसी और भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूं, तो दो एनर्जी स्टेट इसेंशियल कंडीशन होती है, ठीक है। वो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कि आपका जो भी ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन क्या है, लोअर से हायर में होगा। जब लोअर से हायर में होगा तभी क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा, ठीक है ना। तो लाइट का एब्जॉर्प्शन तभी होगा और तभी स्पेक्ट्रोस्कोपी की टर्म क्या होगी वहाँ पर जस्टिफाई हो पाएगी, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद योर मैटर, ठीक है स्टूडेंट्स। एनीवे, तो बात ये कर रहा था मैं कि ये एनर्जी स्टेट भी पॉसिबल है, क्यों है बताता हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनर्जी स्टेट अगर नहीं होगी तो आपकी लो एनर्जी स्टेट ही होगी, हायर एनर्जी स्टेट का कोई संभावना ही नहीं होगी, कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ठीक है ना। मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर ये आपकी कोई कंडीशन है, लो एनर्जी स्टेट की कंडीशन है, अब मैं अगर इसको क्या करूं, रेडियो फ्रीक्वेंसी के एक्सपोजर में रख दूं, रेडियो फ्रीक्वेंसी के एक्सपोजर में रख दूं, रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत लीस्ट एनर्जी की बात चल रही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बनाते जाइए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का मतलब बहुत बड़ी वेवलेंथ और बड़ी वेवलेंथ का मतलब बहुत कम फ्रीक्वेंसी और बहुत कम एनर्जी। तो बहुत कम एनर्जी की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, सस्ती स्पेक्ट्रोस्कोपी, सस्ती वर्ड का तो यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर क्या है, फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लाई, ठीक है ना, मतलब फ्लिपिंग ऑफ एनर्जी स्टेट होगी, या जब फ्लिपिंग ऑफ क्या है, ओरिएंटेशन होगा। तो फ्लिपिंग ऑफ ओरिएंटेशन क्या है, बहुत कम एनर्जी से ही हो जाता है स्टूडेंट्स, बहुत कम एनर्जी से ही हो जाता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी हियर, ठीक है ना। IIT JM वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है कि विच आर द फॉलोइंग वेवलेंथ और रेडिएशन इज यूज्ड फॉर द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी उसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन चलते मतलब लेक्चर से कवर होते रहते हैं। रोक के बता दो तो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन कवर हो गया, अदरवाइज नहीं बताते हैं तो आप पकड़ नहीं पाते हैं, बट पकड़ना सीखिए, ठीक है। कीवर्ड्स लिखते जाइए। किसी भी लेक्चर को आप अटेंड करते हैं इन योर कॉलेज और किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, या फिर कोई भी आपका ओपन सोर्स है ना सॉफ्टवेयर या ब्रॉडकास्ट आप कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो आप कॉपी पेन लेके कीवर्ड्स को नोट करिए और कीवर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। एनीवे, बात करता हूँ मैं
ये एनर्जी स्टेट भी पॉसिबल, मतलब जैसे ही हम क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसे ही इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, और फ्लिप होने के बाद आपको ये एनर्जी स्टेट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम रेडियो फ्रिक्वेंसी डाल देंगे तब तो ये एनर्जी स्टेट पॉसिबल है ही, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी भी एनर्जी स्टेट पॉसिबल होता है, ठीक है ना। इन एब्सेंस ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी भी एनर्जी स्टेट पॉसिबल होता है, मतलब कि अभी रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं डाल रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके दो ओरिएंटेशन क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। ये 99% मात्रा में होगा और ये लगभग 1% मात्रा में ही होगा। इसका जो एबंडेंस होगा वो बहुत ही कम होगा, लेकिन होगा। अब फिर आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों होगा, क्यों होगा? तो ये तो बेटा स्टूडेंट्स नेचर का रूल होता है, ये नेचर का रूल होता है। क्या नेचर का रूल होता है? कि सभी लोग एक ही रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे, आप एंटी सोशलिज्म एलिमेंट नाम सुना है आपने, ठीक है ना। समाज में रहते हैं, जो अपने सिस्टम में, सोसाइटी में रहते हैं, वो समाज के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। आप सड़क पे भी देखेंगे, अगर वन वे ट्रैफिक भी है तो आपको एक दो लोग क्या होंगे, अपोजिट आते हुए दिखेंगे ना, हाँ, धारा से विपरीत चलने वाले, वही रेंचो, ठीक है, एक दो रेंचो आपको मिल ही जाएंगे। तो कहने का मतलब है किसी भी सिस्टम की बात कर लें आप, किसी भी सिस्टम की बात कर लें, तो जो आपका एक निर्धारित, जो आपका एक डेफिनाइट क्या है, ओरिएंटेशन बनाया हुआ है सिस्टम के द्वारा, उसके अपोजिट ओरिएंटेशन में भी आपको क्या होंगे, कुछ एलिमेंट्स मिलते ही हैं, ठीक है ना। तो ये एनर्जी स्टेट भी पॉसिबल होती है, मतलब डिस्कशन इतना बहुत हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा भी ओरिएंटेशन हो सकता है क्या पॉसिबल? सिर्फ दो ही ओरिएंटेशन होंगे क्या? दो के अलावा तीसरा नहीं हो सकता क्या? अभी किसी बच्चे के दिमाग में बैठे बैठे क्या है, क्लास के अंदर ये क्वेश्चन चल सकता है कि सर ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ से जब ऐसा आएगा तो बीच में ऐसा नहीं रुकेगा क्या, फिर ऐसा नहीं जाएगा, और ये ऐसा भी तो रुक सकता है, फिर ऐसा जा सकता है, ये यहाँ रुक जाए, यहाँ 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 हाँ। तो देयर आर सो मेनी ओरिएंटेशन विच में पॉसिबल, ठीक है ना। काफ़ी सारे ओरिएंटेशन पॉसिबल होते हैं। वन बाय वन हम क्या करेंगे, जैसे जैसे ड्रामा प्रोपोगेट होगा हम लोग उनको भी क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं ये बता दूं आपको कि कौन से न्यूक्लियाई जो होंगे एनएमआर एक्टिव होंगे और कौन से न्यूक्लियर एनएमआर एक्टिव नहीं होंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, म्यू दैट इज इक्वल टू आई प्लस 1 h अपॉन 2 क्या है स्टूडेंट्स? ये मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है। ये मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आप बोलोगे ये क्यों लिख दिया मैंने? यहाँ पर आई क्या होता है? आई होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना। ये सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्पिन क्वांटम नंबर जैसे एक प्रोटॉन है तो 1/2, दो प्रोटॉन है तो 1/2 और 1/2 कैंसिल हो सकता है, 0 लाइक दिस। ये स्पिन क्वांटम नंबर है। और ये म्यू क्या है? म्यू है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट इज दैट प्रॉपर्टी और यू कैन से इज दैट क्वांटिटी जो कि निर्धारित करती है कि पर्टिकुलर कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक नेचर शो करेगा, बिहेवियर शो करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो कितना करेगा। अगर यहाँ पर आई की वैल्यू 0 आ जाएगी तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और म्यू की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर 0 हो जाएगा तो वो क्या होगा? मैग्नेट के प्रति अपना बिहेवियर शो नहीं करेगा, है ना, ठीक है। और वो एनएमआर एक्टिव नहीं होगा, पहली बात ये। और अगर आई की कुछ भी वैल्यू आती है तो फिर एनएमआर एक्टिव हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपको क्या होगा, पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो रही है कि पूरी जो जिम्मेदारी है वो आई म्यू पे क्या है, डिपेंड है। और म्यू के बाद अगर बात करें तो वो क्या है, आई पे डिपेंड है। मतलब कि आपका स्पिन क्वांटम नंबर पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी क्या है, यहाँ पर आके आ जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर एक सेट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आई की वैल्यू का, ठीक है। और एक्टिव इनएक्टिव भी लिख देते हैं, थोड़ा सा टेबल बड़ा बनेगा। इज इट विजिबल? यस। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आई की वैल्यू एक्टिव है कि इनएक्टिव है, और एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन मेनी ऑफ द बुक्स अलग अलग रूल होते हैं, ठीक है, अलग अलग रूल बताए जाते हैं। मैं यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रूल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऑड इवन वाले फार्मूले को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं पर क्या है, मास नंबर और न्यूट्रॉन से बात करते हैं, कहीं पर मास नंबर और प्रोटॉन से बात करते हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पर प्रोड्यूस मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रूल की, ठीक है ना। प्रोटॉन इवन
न्यूट्रॉन इवन, इवन का मतलब जैसे 2 प्रोटॉन हो गए 2 न्यूट्रॉन हो गए, तो भैया इवन होंगे तो क्या काट देंगे ना, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0, आई की वैल्यू 0 आएगी, तो म्यू की वैल्यू 0, म्यू की वैल्यू 0, तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल बता सकते हो क्या, बता सकते हो, बता दो एग्जाम्पल। कार्बन 12, नाइट्रोजन 14 एंड ऑक्सीजन 16, तो ये इसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिंपल से। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन को यहाँ से हटाओ भाई, नाइट्रोजन में तो क्या है 7 से 1 है ना, ऑड है, तो कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16, ठीक है ना। ऑक्सीजन 16 में 8 मतलब इवन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। और ये NMR एक्टिव होते हैं क्या, कार्बन C12 NMR एक्टिव है क्या, नहीं है NMR एक्टिव। जो नए स्टूडेंट्स है, ठीक है, वो समझ लीजिए कि NMR एक्टिव नहीं होगा, पुराने स्टूडेंट्स को तो पता ही है कार्बन 12 इज नॉट NMR एक्टिव। चलिए इवन ऑड, चलिए प्रोटॉन इवन और न्यूट्रॉन ऑड, तो कहाँ आ जाए हम, C13 ले लें क्या, C13 ले लो। कार्बन में प्रोटॉन कितने होते हैं 6 और न्यूट्रॉन कितने होते हैं 7, तो 6 और 7 कितने हो जाएंगे 13, तो दिस इज C13 एक्टिव हो जाएगा, यस। क्यों एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इवन का मतलब मान लो 2 कैंसल, ऑड का मतलब मान लो 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई की वैल्यू 1/2 आएगी ना, 3/2 भी आ सकती है, 5/2 भी आ सकती है, एंड सो ऑन। 3/2 5/2 कैसे आएगी पता करिए आप लोग घर में बैठ के, कमेंट बॉक्स में लिखना। 1/2 तो बता दी मैंने आपको। C13 ऐसे ही और भी एग्जांपल ले सकते हैं। इवन का मतलब सल्फर, नेक्स्ट ऑड इवन, प्रोटॉन ऑड, प्रोटॉन का संख्या ऑड मतलब कि पहले तो देख लो कैलकुलेशन, ऑड का मतलब 1, इवन का मतलब 2, तो यहाँ पर ऑड से कुछ ना कुछ तो आई की वैल्यू आएगी ना, क्या आएगी, यही वाली वैल्यू आ जाएगी, 1/2 आ सकती है, 3/2 आ सकती है, 5/2 आ सकती है, एंड सो ऑन। एक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल है क्या, चलिए ऑड प्रोटॉन किस में होंगे, फ्लोरीन में। फ्लोरीन 19 को देखो, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, प्रोटॉन की संख्या 9 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी 10, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन व्हाट 10, तो 31। फास्फोरस 31 को देखो, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक नंबर 15 का मतलब ये हो जाएगा ऑड का मतलब ये, ठीक है, ऑड, और 15 और ये 16 मतलब इवन, तो फास्फोरस 31 भी आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब क्या कर लें, ऑड कर लें दोनों को, ऑड कर लिया, ऑड करोगे मतलब ये 1 और ये 1, सपोज से 1 और 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब बोलोगे कि 1 और 1 2, तो 2 से शुरू करो, अरे भाई यहाँ 0 भी तो हो सकता है ना, कभी 0 भी हो सकता है। ऑड का मतलब ये, ठीक है, +1/2 +1/2, तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल है क्या कोई सा, एग्जाम्पल 1 ड्यूटेरियम देखो, 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, ऑड, तो ड्यूटेरियम इसका बहुत अच्छा शानदार एग्जाम्पल है, ठीक है। ड्यूटेरियम भी NMR एक्टिव, C13 भी NMR एक्टिव। हाइड्रोजन कहाँ है भाई, हाइड्रोजन को तो पढ़ाना ही है, ऑड इवन 1H1 ये भी NMR एक्टिव। ऑड क्यों लिखा, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता ही नहीं, 0 होता है, तो यहाँ पर इवन में उसको 0 डाल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर कार्बन की बात करें तो C13 C12 है, तो C13 उसमें से NMR एक्टिव है हाइड्रोजन में, ठीक है। ये ड्यूटेरियम और प्रोटोनियम दोनों ही क्या है आपके NMR एक्टिव हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस कि दोनों हाइड्रोजन ही NMR एक्टिव होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
अगर अपन बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कंपाउंड केमिस्ट्री ऑफ व्हाट? केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या? कार्बन और हाइड्रोजन। तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन रहते हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन में है ना 1H1 भी हो सकता है और आपका ड्यूटेरियम भी हो सकता है। तो दोनों ही क्या है? NMR एक्टिव है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि क्या? कहने का मतलब ये है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड NMR एक्टिव होगा, तो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम NMR कर सकते हैं, है ना। एक बहुत ज़्यादा दिल को तसल्ली मिलती है सुन के बाद, ठीक है। चलिए अगर कार्बन की बात करें, किसी को मज़ा नहीं आ रहा है कि भाई हम हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे, हाइड्रोजन से हमको NMR नहीं करवाना, हमको तो कार्बन से कराना। तो कार्बन में आप क्या C12 नहीं रह सकते, C13 ले लीजिए, ठीक है ना। C13 क्या है आपका? NMR एक्टिव होगा, ठीक है। तो कोर्स में डिटेल में अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो 13C NMR और 1H NMR हमको क्या है डिटेल में है। 1H NMR को PMR भी बोलते हैं भाई साहब, है। PMR का मतलब होता है प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, क्योंकि 1H में प्रोटॉन ही होता है ना केवल, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल सी बात है कि कौन से न्यूक्लियाई NMR एक्टिव होते हैं और कौन से न्यूक्लियाई NMR एक्टिव नहीं होते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता दिया, टेबल भी बना दी, ठीक है। इस टेबल को भी आप क्या करिए, लिख लीजिए, कहीं पर याद कर लीजिए। टेबल को थोड़ा सा अच्छे से और मैं कर देता हूँ ताकि आप क्या कर सकें, एक इसका स्क्रीनशॉट ले सके अगर लेना चाहें तो, है ना। 13C और आप इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट the concept that which of the following nuclei are NMR active और NMR inactive। अब नेक्स्ट वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे, कुछ केमिकल शिफ्ट की बात करेंगे, देन आफ्टर गायरोमैग्नेटिक रेशो की बात करेंगे कि गायरोमैग्नेटिक रेशो क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, आप बिल्कुल तसल्ली से बैठिए, घर पर पढ़ते रहिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, वीडियो देखिए और नोट्स तैयार करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा, तब तक आप पढ़ते रहिए केमिस्ट्री, किसके साथ? मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।